दोस्तों नमस्कार। 4 PM न्यूज़ नेटवर्क और दस्तक दोनों में आप सबका बहुत-बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मयूर जानी और इस कार्यक्रम में हम एक राष्ट्रीय मुद्दे पर चर्चा करने जा रहे हैं। तो उसकी प्रस्तावना में मैं आपको कुछ बता दूं। देखिए लगातार पता नहीं अब ये तो साल भी हम कितने गिने हैं, पिछले 8 साल में लगातार हम तो यही देखते आ रहे हैं, लेकिन उसकी मात्रा बढ़ती जा रही है। वो मात्रा ये है कि विपक्ष के जितने भी नेता हैं और सब पे बारी-बारी से ईडी जो है वो अपना प्यार बरसा रही है। उनको जाके जो है घर पे जाके गले मिल रही है और फिर वहाँ से मिले ना मिले कुछ अलग बात है, लेकिन मुकदमा बनता है। संजय राउत जैसे लोग जो है जेल चले जाते हैं। फिर उसके बाद कोर्ट में ये पूछा जाता है कोर्ट के द्वारा कि इसमें था क्या साबित करने के लिए, जो आपने इनको इतना महीना जेल में रखा। खैर ये सब हो रहा है। अब यही सिलसिला जो है वो बिहार में चल रहा है। लालू प्रसाद यादव जो अपनी किडनी जो है उसका इलाज करवा के वापस पहुंचे, उसके बाद जो है छापे शुरू हो गए हैं ईडी के। और ईडी के छापे शुरू हुए। तेजस्वी यादव जो कि वर्तमान बिहार सरकार में डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर की जिम्मेदारी निभाते हैं, वो उनको घेरा गया। उनके और उनके घर वालों के आसपास करीब 20 जितने ठिकानों पर जो है वो छापेमारी की गई। ईडी का कहना है कि हमने 1 करोड़ रुपया नगद हमने जो है ढूंढ निकाला है और करीबन-करीबन 600 करोड़ रुपए की जो है अवैध रूप से बनाई गई संपत्ति भी जो है, वो नामी हो या बेनामी हमने वो जो है ढूँढ निकाली है। और इसके बाद सीबीआई ने कहा कि भाई अब आप दिल्ली हाई कोर्ट आइए। हाई कोर्ट मतलब दिल्ली आपको पेश होना होगा, तो ये हाई कोर्ट चले गए। तो वहाँ पे फिर जो है 25 मार्च का उनको डेट मिला है हाई कोर्ट में पेश होने के लिए। तब जबकि सीबीआई ने कहा कि नहीं हम गिरफ्तारी नहीं करेंगे, हम तो चाहते हैं कि वो रूबरू यहाँ पे आए और ताकि ठीक से उनसे बातचीत हो सके। उसके बाद ये जो आखिरी अपडेट हमारे पास है वो ये है कि वो 25 मार्च के दिन दिल्ली हाई कोर्ट में पेश होने जा रहे हैं। राजनीति के अखाड़े में ये एक इस तरह की कुश्ती है जिस पे लगातार विपक्ष के नेता जो है वो या तो दब रहे हैं या चित हो रहे हैं या फिर जेल जा रहे हैं या फिर थक हार कर भारतीय जनता पार्टी की शरण में नतमस्तक होकर झुक जाते हैं। अब बिहार में ये जो हो रहा है वो यहाँ हम गुजरात में बैठ के तो कैसे बता पाएंगे। तो हमारे एक बहुत पुराने मित्र हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं बिहार के, दिनेश आनंद जी। दिनेश आनंद जी हमारे सहयोगी भी रह चुके हैं। विविध न्यूज़ चैनल्स में उन्होंने बड़े अच्छे ओहदे पे काम किया, वहाँ ब्यूरो चीफ के तौर पे काम किया है। अखबार जो है बहुत अच्छे-अच्छे अखबार जो है, उनके वो वहाँ के जो है संपादक राज्य स्तर के और रह चुके हैं। आउटलुक जैसा जो मैगज़ीन है उसके भी डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म के लिए वो काम करते रहे हैं, कार्यक्रम बनाते रहे हैं। उनका एक कार्यक्रम बड़ा पॉपुलर भी हुआ है, कुछ मुलाकात या इंटरव्यू का वो कार्यक्रम रहा है। तो हमने सोचा कि वो बड़ी पैनी नज़र रखते हैं गुजरात बिहार की राजनीति पे, तो उन्हीं को आमंत्रित किया जाए और उनसे पूछा जाए। तो पहले उनको हम जो है जोड़ लेते हैं हमारे साथ। दिनेश जी आपका बहुत-बहुत स्वागत है 4 PM पे और दस्तक पे। आपकी तबीयत की हम बता दें दर्शकों को कि वो अभी भी ऑपरेशन करके कुछ दिनों से जो है घर पे आराम कर रहे हैं। लेकिन हमने आग्रह किया तो आज वो प्रस्तुत हो गए आप सबके लिए। तबीयत ठीक है? मयूर 2 तारीख को मेरी सर्जरी हुई थी, उसके बाद से अब जी। काफी अच्छा फील कर रहा हूँ। थोड़ा हेड स्पेस दे देंगे आप अपनी फ्रेम में? जरूर। जी, जी। थोड़ा-सा दे दीजिए। बढ़िया, बढ़िया। तो भाई अब ये नेहा सिंह राठौड़ की स्टाइल में पूछे तो दिनेश जी बिहार में का बा? देखिए, इधर बिहार जो है पिछले कुछ महीनों में काफी सुर्खियों में बना रहा है। जी, खास करके जो भी आपने अपने दर्शकों को बताया ईडी के रेड के बारे में, सीबीआई के छापों के जी। बारे में, तो हमारे दर्शक भी ये जानते हैं कि लालू यादव की किडनी खराब थी और उनकी बेटी रोहिणी आचार्य ने उन्हें अपनी किडनी भी डोनेट की थी। सिंगापुर के हॉस्पिटल में लालू यादव लंबे समय तक एडमिट रहे और वहां उनका किडनी ट्रांसप्लांट हुआ और काफी लंबे समय के बाद वो हिंदुस्तान वापस लौटे। लेकिन जी, अभी वो व्हील चेयर पे ही है, लेकिन ईडी ने एक बार फिर उनका दरवाजा खटखटाया है और
रेलवे में जॉब के एवज में जो जमीन ली है लालू यादव ने, ऐसा आरोप है ईडी का। हालांकि ये मामला जो है अभी विचाराधीन है, अदालत में ये मामला है। और अभी 2 दिन पहले ही लालू यादव और मीसा भारती और उनकी पत्नी राबड़ी देवी को कोर्ट ने जमानत भी दे दी है। अब एक डेट इस महीने में एक तारीख मुकर्रर की है अदालत ने, जो अंतिम सप्ताह में मार्च के लालू यादव को फिर से हाजिर होना होगा। खास बात यहाँ ये है कि जब सीबीआई वहाँ मौजूद थी, जब इनके बेल पे सुनवाई हो रही थी, लेकिन इस बार सीबीआई ने इस पर कहीं कोई आपत्ति नहीं जताई। मतलब बेल के दौरान कोर्ट में कोई आपत्ति दर्ज नहीं की उन्होंने, वो वहाँ पर मौन रहे और अदालत ने इनको जमानत दे दी है। अब यहाँ मयूर जो छापे की जहाँ तक बात है, लगातार सीबीआई और ईडी या जितनी भी केंद्रीय एजेंसियां हैं वो काफी हमलावर हैं, खास करके विपक्षी पार्टियों पर। ये मामला जी, केवल बिहार में नहीं है, लालू यादव तो लगातार इस मामले को झेल ही नहीं रहे हैं। और तेजस्वी यादव जो बिहार के डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, लालू यादव के बेटे हैं, उन्होंने तो साफ तौर पे कह दिया कि सीबीआई तो बिल्कुल हमारी रिश्तेदार हो चुकी है और इनका तो हमारे घर पे आना जाना अब लगा ही रहता है। हाल के वर्षों बिल्कुल। में जो पीछे पहले भारतीय जनता पार्टी के साथ जेडीयू के गठबंधन की सरकार थी बिहार में, और जब जेडीयू ने आरजेडी के साथ सरकार बनाया और बीजेपी से पल्ला झाड़ लिया, उसके बाद से ये जो छापे हैं ये लगातार बढ़ते जा रहे हैं। और जाहिर सी बात है, इसमें कहीं राजनीतिक जो लालू यादव का कहना है कि ये राजनीतिक साजिश है मेरे खिलाफ, और अभी हमें कुछ मिला नहीं है। खास करके ईडी ने जो अभी बताया, मीडिया को जो ये जानकारी दी कि 600 करोड़ ये गबन का पता चला है, जिसमें कि अचल संपत्ति भी है और चल संपत्ति भी है। कुछ कैश भी बरामद हुए थे जी, वहां से, जी, तेजस्वी यादव के घर से। उसके अलावा कई काफी सारे गहने भी वहां मिले हैं और जमीन के कागजात भी मिले हैं। खास करके उस फ्लैट घर की बात हो रही है जो दिल्ली के डिफेंस कॉलोनी में तेजस्वी यादव का मकान। जी, लेकिन अभी मीडिया से मुखातिब थे 2 दिन पहले तेजस्वी यादव, तो उन्होंने साफ तौर पे मीडिया को कहा कि जो ईडी ने हमारे यहाँ सर्च किया है, इसमें उनको ठेंगा मिला है। कहने का मतलब ये कि इनको कुछ भी हासिल नहीं है, और अगर इन्हें इन्हें कुछ वास्तव में कुछ मिला है, तो एक सीजर लिस्ट तैयार होती है, तो वो जो सीजर लिस्ट है, वो मीडिया में आके जी, सार्वजनिक कर देना चाहिए भारतीय जनता पार्टी को। मयूर। बिल्कुल। जी, बिल्कुल। बात सही है, मैं उनके कुछ बयान अभी देख रहा था, वो जैसे आप कह रहे थे वही कह रहे थे, वो तो और भी कह रहे थे कि जैसे ये बयान है उनका, तो कहा कि अगर लालू जी ने बीजेपी से हाथ मिला लिया होता, तो आज वो हिंदुस्तान के हुँ, राजा हरिश्चंद्र होते, है ना? और बिल्कुल, तथाकथित जो जो चारा घोटाला है वो 2 मिनट में भाईचारा घोटाला हो बिल्कुल, जाता और लालू जी का पूरा डीएनए बदल दिया जाता। प्रियंका गांधी वाड्रा जी की भी एक प्रतिक्रिया हम देख रहे थे, है ना? जी, एक ये बताइए हमारे दर्शकों को कि वहाँ का जो राजनीतिक माहौल है, वहाँ तो देखिए ऐसा नहीं है, गुजरात जैसा तो है नहीं कि अब तक तो 2 ही पार्टी थी, अब मुश्किल से जो है एक आम आदमी पार्टी ने थोड़ा बहुत जो है अपना पाँव यहाँ पे घुसाया है। वहाँ तो स्थानीय पार्टी का ही दबदबा रहा है, चाहे वो आरजेडी हो, चाहे वो जेडीयू हो, और बीच-बीच में रामविलास पासवान जी की जो पार्टी थी, वो भी भले ही कभी सरकार बनाने की क्षमता में नहीं रही, लेकिन उसका एक बिल्कुल, बड़ा एक महत्व रहा है। जितने राम मांझी साहब जो है ये पूर्व मुख्यमंत्री बन चुके हैं, उनका भी भले ही अति पिछड़ों का एक छोटा लेकिन एक बहुत मजबूत एक तबका वहाँ पे रहता है ना? बिल्कुल। और फिर कांग्रेस, फिर सीपीआईएम और बीजेपी, है ना? ये सब बहुत मतलब वहाँ जो पॉलिटिकल जो पूरा एक गैमट है, दिनेश भाई, वो बहुत बड़ा है। गुजरात की तरह तो है नहीं वो, या राजस्थान की तरह हुँ, भी नहीं है वो, ठीक है? ना ही बिल्कुल। एमपी की तरह है। तो इस छापेमारी के चलते बिहार में क्या मतलब राजनीतिक जो एक गलियारा होता है ना, वहाँ क्या चल रहा है? कुछ आपसे बातचीत होती होगी लोगों की? देखिए मयूर, आपने जो अभी बिहार के राजनीतिक हालात के बारे में बताया, उससे मैं सहमत हूँ, और अच्छी जानकारी आपके पास है बिहार की राजनीति की भी। और यहाँ क्या है कि हाँ, है ऐसा मयूर कि
भारतीय जनता पार्टी जेडीयू के साथ गठबंधन में सरकार चला रही थी और कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी चाहे लाख बहुमत होने का दावा करे, लेकिन ये भी सत्य है कि बिहार में इस वक़्त जो राजनीतिक हालात हैं पिछले कई सालों से, पिछले जितने विधानसभा चुनाव हुए हैं तब भी और आगे आने वाले वक़्त में भी, मेरा ऐसा अनुमान है कि बगैर गठबंधन के भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत संभव नहीं है। अब सवाल ये है कि जो जिन पार्टियों के साथ मिल कर के सरकार बनाया जा सकता है, भारतीय जनता पार्टी सरकार बना सकती है, उनमें जो सबसे प्रमुख पार्टियां हैं, वो केवल 2 है, वो या तो आरजेडी है या वो जेडीयू है। ज़ाहिर-सी बात है जो इससे पहले वाले चुनाव में जो समीकरण थे बिहार में, वही आने वाले चुनाव में भी होंगे, क्योंकि बगैर नीतीश कुमार के बीजेपी सरकार नहीं बना सकती और बीजेपी का आरजेडी के साथ जाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। और रहा सवाल नीतीश अच्छा कुमार का, जी। अच्छा, यहाँ इनके लिए एक बड़ी आपत्ति या तकलीफ तो ये भी तो होगी ना कि ये नीतीश कुमार पे हाथ नहीं डाल सकते। क्यों? भाई क्योंकि बिल हाँ, नीतीश के साथ तो सरकार उन्होंने खुद बनाई चलाई है, तो हाँ। नीतीश के दामन पे हाथ डाल नहीं सकते। क्या ये भी सच नहीं है क्या? देखिए, ऐसा है कि एक कहावत आपने सुनी होगी कि डायन भी 2 घर छोड़ के चलती है। ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार पे हाथ डाल के अपने रास्ते को हाँ। बंद भी नहीं करना चाहती। हुँ। और रहा सवाल आरजेडी का, तो ये तो आप भी जानते हैं अच्छी तरीके से कि भारतीय जनता पार्टी किसी भी सूरत में लालू यादव की पार्टी हुँ, के साथ हाथ नहीं मिलाएगी। इसलिए उन्होंने हुँ, नीतीश कुमार को अभी भी इतना फ्री हैंड छोड़ा हुआ है कि जब भी मौका मिले वो नीतीश कुमार उनके साथ कंफर्टेबल रहे। इसलिए आप देखते होंगे कि सरकार में नीतीश कुमार ज़रूर आरजेडी के साथ है, लेकिन भारतीय जनता हुँ, पार्टी के तरफ से जो बयान आते हैं, उसमें बहुत कम ही नीतीश कुमार की तरफ इशारा होता है। तो जो आने वाला विधानसभा का चुनाव है, जो बहुत जल्द है बिहार में, तो ज़ाहिर-सी बात है कि उसमें नीतीश कुमार की उनको ज़रूरत तो पड़ेगी। इसलिए उन्होंने माहौल बनाना पहले से ही शुरू कर दिया है कि जिस तरीके से लालू यादव के परिवार को ईडी घेर रही है या सीबीआई घेर रही है, इसमें कहीं न कहीं जेडीयू की भी बदनामी हो रही है, चूँकि वो उनके साथ इस वक़्त सरकार में भी है और आगे आने वाले विधानसभा चुनाव में एक गलत संदेश भी जा रहा है राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से। तो इसको लेके कहीं न कहीं लालू यादव या तेजस्वी यादव भी खासे परेशान दिख रहे हैं। मयूर। नहीं तो नहीं तो क्या ये इनसे अपेक्षा नहीं की जा रही है कि भई अब मिलके सरकार जब चला रहे हैं, है ना? हुँ, आरजेडी और जेडीयू, तो भई जब आरजेडी के सुप्रीमो और उनके परिवार पर ये आपत्ति आ चुकी है, तो नीतीश कुमार साहब उनके बचाव में कुछ बोलते हुए नज़र तो नहीं आते? क्या उम्मीद नहीं है उनसे कि भई ये भी कुछ बोलें, कुछ ट्वीट-व्वीट कर दें, कुछ निवेदन दे दें, जैसे प्रियंका गांधी ने दे दिया, है ना? हुँ। इनकी ओर से ये कुछ निवेदन तो आ नहीं रहा है इनके बचाव में, तो इसको कैसे देखा जा रहा है? देखिए, जो छापेमारी चल रही है इस वक़्त या जो पूछताछ चल रही है ईडी या सीबीआई की, नीतीश कुमार अच्छी तरह समझ रहे हैं कि ये सब क्यों किया जा रहा है। चूँकि बिहार में विधानसभा के भी चुनाव होने हैं, लोकसभा के भी चुनाव। तो जी। इससे क्या है राजनैतिक हालात तो प्रभावित होंगे, बिहार की राजनीति प्रभावित होगी। दूसरी तरफ आप एक चीज़ और भी देखेंगे कि एक तरफ अ, हमलावर है भारतीय जनता पार्टी हमलावर है ईडी और सीबीआई के ज़रिए राष्ट्रीय जनता दल पर या हम कहें तो जेडीयू और आरजेडी गठबंधन पर। तो एक पहलू है और इसके अलावा अगर आप देखें, तो एक दूसरा पहलू एक और भी है कि ये अ, जो समझौता एक तरह का हम कहें कि जो जेडीयू और आरजेडी का है, इसमें कहीं न कहीं आरजेडी को इस बात का खतरा है या डर भी है कि संभव है कि नीतीश कुमार आने वाले विधानसभा चुनाव में हमारा साथ छोड़ सकते हैं। हालाँकि आप जो पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स हैं बिहार में, उनसे भी हमने मेरी कई दफ़ा बात हुई है, तो उनका ये कहना है कि नीतीश कुमार का एक बार और पलटी मार देना, ये कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छा, पर नीतीश कुमार तो चले हैं पूरे विपक्ष को एक करने के लिए। वहाँ हरियाणा में जाके उन्होंने कुछ महीनों पहले जो है वो एक बड़ी सभा करने की और सभी विपक्ष को एक साथ जोड़ने की कोशिश भी कर ली। अभी भी वो हुँ। उसी यात्रा में चल रहे हैं। तो एक तरफ ये भी कर रहे हैं और दूसरी ओर आप कहते हैं कि पलटी एक बार और मार भी सकते हैं। तो ये दोनों चीज़ कैसे देखिए संभव ये है? देखिए ऐसा है 2 बातें हैं। रहा सवाल जो नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बनने की तमन्ना रखते हैं,
तो उन्होंने ये ऐसी खबरें पहले आ रही थी काफी। जो जेडीयू के नेता हैं उन्होंने कई दफा इस तरह की बात की कि भारत का नया प्रधानमंत्री कौन, तो नीतीश कुमार। तो इस तरह के पोस्टर्स भी लगे, बैनर भी लगे, होर्डिंग्स भी लगे, लेकिन नीतीश कुमार ने खुद कई दफा मीडिया के सामने आके इसका खंडन किया है कि वो प्रधानमंत्री बनने की कोई लालसा नहीं है उनके अंदर। क्योंकि आप देखें कि जो विपक्ष के नेता हैं, अगर केसीआर की बात करें तो केसीआर खुद अपनी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी बना चुके हैं और वो खुद चाहते हैं कि वो प्रधानमंत्री बने। हालांकि हर किसी के दिल में ये बात है मयूर। नहीं, वो तो ठीक है दिनेश भाई, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि ये दो दो धारा मतलब दो मुंह वाला बर्ताव है ना उनका। एक तरफ तो वो विपक्ष को इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं और कह रहे हैं कि बीजेपी को हटाना है, और बीजेपी के खिलाफ ये उनके निवेदन और उनका जो एक संगठन विपक्ष को मोर्चा बनाना, वो एक काम तो एक तरफ चल रहा है। और दूसरी तरफ आप ये कह रहे हैं कि बिहार के जो राजनीति के जानकार लोग हैं वो अभी भी मानते हैं कि वो पलटी मार सकते हैं। तो दो चीज एक को कैसे, मतलब ये कैसे संभव है कि एक तरफ वो बीजेपी को हटाने के लिए विपक्ष का मोर्चा भी बनाने की कोशिश करते रहे और दूसरी ओर वो फिर पलटी भी मार सकते हैं? तो ये दोनों कैसे संभव है, ये जानना चाहता हूँ। मयूर भाई, प्रधानमंत्री का उम्मीदवार अगर कोई नेता बनना चाहे तो जिस लेवल पर उनके प्रयास होने चाहिए वो कहीं भी नीतीश कुमार की तरफ से तो हमें नहीं दिखते। दूसरी बात कि विपक्ष को एक करने का जहां तक प्रश्न है, तो विपक्ष कैसे एक हो, आखिर उनका नेता कौन है, अब तक यही तय नहीं। आप उधर देखें कि एक तरफ हैदराबाद में केसीआर है, दूसरी तरफ तमिलनाडु में स्टालिन है, आपके दिल्ली में अरविंद केजरीवाल है, या झारखंड में हेमंत सोरेन है। तो आप अगर इन तमाम जो विपक्षी जो नेता हैं, इनको अगर आप देखेंगे तो कहीं भी कोई नीतीश कुमार को इस वक्त अपना नेता मानने को तैयार नहीं है। जाहिर सी बात है कि नीतीश कुमार या जेडीयू जो उनकी पार्टी है, इवन की आरजेडी भी, वो अच्छी तरह से इस बात को समझ रही है कि राष्ट्रीय स्तर पर नीतीश कुमार का पहुंचना अभी थोड़ा मुश्किल सा प्रतीत होता है, जबकि अभी लोकसभा के चुनाव भी बिल्कुल पास है और साथ साथ बिहार में विधानसभा का भी चुनाव होना है। तो राष्ट्रीय स्तर पर नीतीश कुमार शायद अपनी पहचान नहीं बना सकेंगे। ऐसे जो राजनीतिक विशेषज्ञ हैं, राजनीति के जो जानकार हैं, उनका यह मानना है। लेकिन किसी भी हालत में प्रदेश की सरकार जो है अभी नीतीश कुमार जिसका नेतृत्व कर रहे हैं, वो उसको वो हर हाल में अपने पास रखना चाहेंगे। ऐसे में नीतीश कुमार के लिए भी एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा कि आगामी विधानसभा चुनाव में अगर वो आरजेडी के साथ चुनाव लड़ते हैं तो उनकी क्या स्थिति होगी, और अगर वो वापस बीजेपी के साथ जाके हाथ मिलाते हैं और उनके साथ गठबंधन में फिर से चुनाव लड़ते हैं तो लोग इसके बारे में क्या कहेंगे, ये एक बहुत बड़ा सवाल है मयूर। हाँ, तो पर दिनेश भाई, ये एक कभी भी जो पहले पूछा था उस सवाल को मैं वापस दोहराता हूँ, क्योंकि मुझे उसका आपसे अगर कुछ स्पेसिफिक अगर आंसर मिल जाए। नीतीश जी कुछ भी बचाव में नहीं बोल रहे हैं आरजेडी लालू जी और उनके परिवार के खिलाफ जो कार्रवाई हो रही है। कोई भी पॉलिटिकल बयानबाजी तो करता है, लेकिन जैसे मैंने कहा प्रियंका गांधी कर चुकी है, ये नहीं कर रहे हैं। ये जो नहीं कर रहे हैं, इस बात को कैसे देखा जा रहा है? देखिए, सीधे तौर पर अगर आप देखें मयूर भाई कि अगर आपके साथ कुछ हो रहा है, मैं आपका दोस्त हूँ और आपके साथ हूँ, लेकिन मैं इस पर कोई, जाहिर सी बात है कि मेरी नीयत पर तो सवाल उठ सकता है। क्या कि मयूर जानी के साथ इतनी दोस्ती है, आज मयूर जानी फंसते दिखाई दे रहे हैं ईडी और सीबीआई के छापों से, और दिनेश आनंद जो उनके दोस्त हैं वो खामोशी के साथ तमाशा देख रहे हैं और किसी तरह का कोई बयान नहीं दे रहे हैं। ये कहीं ना कहीं आपको भी परेशान करता होगा। बिल्कुल बिल्कुल आपको भी परेशान करेगा, और कहीं ना कहीं मैं भी विचलित रहूंगा कि मेरे बारे में लोग अब क्या राय बना रहे होंगे कि आखिर मयूर भाई के ऊपर जो ये कार्रवाई चल रही है, इस पर दिनेश आनंद अब तक खामोश क्यों है। तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है जिसका जवाब केवल नीतीश कुमार के पास है मयूर। नहीं तो लोग क्या, मतलब ये मैंने कहा ना कि राजनीति का एक गलियारा होता है, एक होता है कि एक पूरा एक पॉलिटिकल क्लाउड होता है, ठीक है। वहां आप और हम दोनों जानते हैं कि कुछ वो बहुत सारी सुगबुगाहट और फुसफुसाहट होती है, कानाफूसी भी होती है। लोग हमको बताते हैं कि क्या क्या सोच रहे हैं, और दूसरा आम लोग तो पान के गल्ले पे या चाय की टपरी पे बैठे होते हैं, मॉल में कोई खरीदारी कर रहे होते हैं, मोबाइल शॉप पे कोई नई जो है मोबाइल की खरीद, ये सब लोग जो आम लोग हैं, जिनका वैसे बिहार तो अपने आप में खुद ही बड़ा पॉलिटिकल स्टेट है।
वहाँ तो लोगों की जो पॉलिटिकल सेंस है वो बाकी स्टेट के राज्यों मतलब राज्यों के लोगों से काफ़ी बहुत बढ़िया है। तो वहाँ तो पॉलिटिकली अवेयर लोग हैं, बिहार का जो जनता है। वो क्या कहती हैं? ये जब जो हो रहा है, एक तरफ लालू जी को दबोचा जा रहा है, दूसरी ओर नीतीश जी चुप बैठे हैं। कैसे देखते हैं लोग इसको? देखिए ऐसा है कि नीतीश कुमार काफी लंबे समय से राजनीति में है और एक खास बात उनकी ये भी है कि वो जल्दबाजी में कभी कोई बयान भी नहीं देते। अगर वो यहाँ पे खामोश हैं, तो लोगों को इस बात की उम्मीद है कि उनको अपनी जुबान खोलनी चाहिए, कोई प्रतिक्रिया उनकी तरफ से आनी चाहिए और मीडिया को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से या वैसे किसी बाइट के माध्यम से भी जानकारी देनी चाहिए कि वो इस पूरे छापे पर क्या राय रखते हैं, क्या कहना चाहते हैं। अभी तक उन्होंने खामोशी अख्तियार कर रखी है, लेकिन अभी जो आपने कहा कि जो चौक-चौराहों पर या चाय की दुकानों पर लोग क्या बात करते हैं? लोग यही बात करते हैं कि नीतीश कुमार गंभीर किस्म के राजनेता हैं और पहले भी कई दफ़ा ऐसा देखा गया है कि किसी बात को जल्दबाजी में वो कभी कहते नहीं हैं। पहले वो खामोश रहते हैं, चीज़ों को का असेसमेंट करते हैं और अपना नफ़ा-नुकसान सब कुछ तौल के इसके बाद ही उनकी तरफ से कोई प्रतिक्रिया आती है। तो संभव है कि नीतीश कुमार इस वक़्त असहज महसूस कर रहे हैं या उनको ऐसा लगता हो कि अभी किसी तरह की बयानबाज़ी जो है, अभी जल्दबाज़ी हो जाएगी इसमें और अभी उनको खामोश होना रहना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में तो आने वाला वक़्त ही तय करेगा मयूर कि ऊँट किस करवट बैठता है और नीतीश कुमार क्या बयान देते हैं इस पूरे मामले को लेकर। अच्छा, अब बिहार की जनता, आम जनता, मैं अभी आम जनता को ही हम लोग के बात करेंगे। ये जो लालू जी पर जो अभी ये जो पंजा कसा जा रहा है, इसको कैसे देखती हैं? क्या रिएक्शन है जनता के? आम लोग क्या सोचते हैं? ये जो छापे पड़ रहे हैं, जी, जी। देखिए आम जो लोग हैं, वो ऐसा सोचते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो केवल विपक्ष पे ही कार्रवाई क्यों करती है? ये एक बहुत बड़ा हुँ, सवाल है। क्योंकि आप ममता बनर्जी को भी देख रहे हैं कई बार बिल्कुल। दफ़ा छापेमारी वहाँ हो चुकी है उनके पार्टी के नेताओं के ऊपर। अभी के कविता को भी अभी ईडी पूछताछ कर रही है, जो केसीआर की बेटी है। इसके जी, अलावा मनीष सिसोदिया के बारे में तो आप जान रहे हैं और अभी इस वक़्त वो जेल में है। बिल्कुल, चिल में। और ऐसे कई नेता हैं विपक्ष में, समाजवादी पार्टी हो या दूसरे जितने भी विपक्षी पार्टियां हैं, खास महाराष्ट्र के भी महारा- महाराष्ट्र के किस्से भी हमारे सामने हैं, बिल्कुल। जी बिल्कुल। और खास सबसे बड़ी बात यह है कि जब कांग्रेस में राहुल गांधी और सोनिया गांधी तक से पूछताछ हो चुकी है, तो अब इसके बाद क्या कहा जा सकता है? तो अब लोगों में इस बात को लेके कहीं ना कहीं गुस्सा है, खास करके उन लोगों में ज्यादा गुस्सा है जो कहीं ना कहीं विपक्षी दल के साथ ही जुड़े हुए हैं। तो उनको ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी जैसे अभी हाल ही में एक पटना में एक नेता है जेडीयू के, तो उन्होंने बातचीत के दौरान कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने आखिर अ, अ, दूध से स्नान किया है क्या? इनकी पार्टी में कहीं कुछ नहीं है। इनके दल में भी तो भ्रष्टाचार होगा या बहुत सारे ऐसे भ्रष्ट नेता होंगे, उन पे भी कार्रवाई होनी चाहिए। अगर ऐसा होता है तो एक अच्छा संदेश जाएगा समाज में कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार विपक्ष को नहीं, खुद खुद भी अगर कोई अगर गलत कर रहा है उसके भी नहीं छोड़ती। लेकिन यहाँ केवल एक संदेश ये जा रहा है कि जो विपक्ष के नेता है केवल उनके यहाँ ही छापेमारी होनी है, सीबीआई की, ईडी की। इवन की हाल के वर्षों में आपने देखा होगा कि कई पत्रकारों के साथ भी जिन्होंने सच को उजागर करने की कोशिश की थी, उनके साथ भी बहुत कुछ हुआ और उसमें से बहुत सारे पत्रकार आज चैनल में नहीं है और अपना यूट्यूब चैनल चला रहे हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आज की तारीख। और वो लोग अपने सोशल मीडिया हैंडल से काफी कुछ कहते रहते हैं, जी, जो आप भी सुनते जी। होंगे मयूर। जी, जी, तो बिल्कुल, बिल्कुल। कहीं ना कहीं एक नाराजगी जो है वो इस बात को लेके आम जी। लोगों में है कि हुँ। कार्रवाई जो है वो एक तरफा नहीं होना चाहिए और एक इंसाफ होनी चाहिए। जो गलत है बिल्कुल उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि लालू प्रसाद यादव के ऊपर जो आरोप लग रहे हैं या उनके ऊपर जो छानबीन चल रही है या पूछताछ का जो दौर चल रहा है, तो लालू यादव को क्लीन चिट दिया जा सकता है, ऐसा भी नहीं कहा जा सकता। लेकिन कहीं ना बात कहीं सही। भारतीय जनता पार्टी की मंशा पे प्रश्न तो खड़ा हो ही रहा है मयूर।
और सूत्रों की अगर माने तो सूत्र ऐसा बता रहे हैं कि इस छापे में ईडी कह रही है कि 1 करोड़ के आसपास नकद बरामद हुई। ये सूत्र ये कहते हैं कि 53 लाख के आसपास नकद बरामद है, 1900 अमेरिकन डॉलर बरामद हुए हैं, 540 ग्राम सोना और 1.5 किलो सोने के आभूषण है, ये जब्त हुए हैं, है ना? ये सूत्रों के द्वारा कहना। और इसीलिए मुझे लगता है कि ये जो तेजस्वी यादव लगातार कहते हैं कि वो सूची जाहिर करो, आप घोषित करो कि आपने एक्चुअली हमारे यहाँ से क्या-क्या बरामद किया है। मुझे लगता है इसीलिए वो बड़े कॉन्फिडेंस से इस चीज़ को कह रहे हैं। अच्छा, मज़े की बिल्कुल। बात आप एक और देखिए दिनेश भाई, कि जहाँ-जहाँ बीजेपी की पैठ है, मतलब राज्यों की बात कर रहा हूँ, हाँ। वहाँ फिर वो विपक्षी खेमे पे धावा बोल देते हैं, ये ईडी और सीबीआई दोनों बोल देते हैं, ठीक है? हुँ, जैसे हुँ, कर्नाटक में आप देख लें वो डीके शिव कुमार के ऊपर जो उनको फँसाने की जो घेरने की पूरी कोशिश की गई, है ना हुँ, कांग्रेस के, ठीक है? बिल्कुल। अच्छा आप ये देखिए, आज तक ना उड़ीसा में कभी किसी बीजेडी के नेता को या तो इनको अपने पटनायक साहब को कहीं घेरने की कोशिश आज तक नहीं हुई, ठीक है? हुँ, आप देखिए तमिलनाडु में कहीं ये हाथ डालने की हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं। हुँ, भाई अगर आप ये कहते हैं, इनका तो ये कहना है ना, मुझे याद है कुछ महीनों पहले ये हमारी दिल्ली में जब मैं था, नोएडा, तो हमारी एक चर्चा हुई थी। हुँ, जब वो हुँ, लालू और ये इन लोग नीतीश जी ने जब वो गठबंधन तोड़ दिया था, उससे हुँ, पहले कुछ 15 दिन पहले जो जेपी नड्डा आए थे वहाँ पे, तो कहा था ना कि भई वो वंशवाद और परिवारवाद और भ्रष्टाचार को लेकर कहा था कि सबको आखिरकार बीजेपी में ही आना पड़ेगा या तो बीजेपी ही प्रिवेल हुँ, करेगी। तो हुँ, ये जो इनकी मानसिकता है कि हम ही गंगा से नहाए हुए हैं, बाकी सब जो हुँ, है इतने अशुद्ध है कि मतलब हुँ, जिनको तो मतलब भ्रष्टाचार दस चुका है, ये बिल्कुल। मानते हैं। हुँ, तो तमिलनाडु में क्या सरकार जो है चल रही है, तो क्या कहीं कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ होगा क्या? बिल्कुल। तो वहाँ क्यों नहीं जा रहे हुँ, हैं? हैं? अच्छा, वहाँ क्यों नहीं जा रहे हैं? ये इधर क्या कहते हैं इसको केरल में, हुँ, वहाँ भी तो सरकार उनकी उनकी तो नहीं है सरकार, हुँ। ठीक है? वहाँ सीपीएम की सुशासन है, सरकार है। हाँ। वहाँ सुशासन है। हाँ, वहाँ तो वो भी तो विपक्ष है, वहाँ नहीं जा रहे, हुँ, हुँ, ठीक है? बिल्कुल, अच्छा, बिल्कुल। यहाँ भी आप देखिए ये हुँ, इनको भी ये हुँ, जगन रेड्डी साहब हुँ, आंध्रा के मुख्यमंत्री, वो उनका क्योंकि वो मतलब प्रत्यक्ष रूप से उनको जो है मतलब वो नहीं है कि उनके साथ जुड़े हुए, लेकिन परोक्ष रूप से उनके साथ है, तो वहाँ सब कुछ ठीक है, सुचारू है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब सलामत है। तो जहाँ-जहाँ बिल्कुल। उनके हाँ, जहाँ-जहाँ उनके साथ जुड़े हुए लोग हैं, या तो ऐसी जगह हुँ, जहाँ हाथ डालने में उनको डर लगता है, उनको पता है कि तमिलनाडु में अगर घुस गए तो बहुत तकलीफ हो जाएगी, है ना? हुँ, केरल में घुस गए तो बहुत तकलीफ हो जाएगी। तो हुँ, वहाँ फिर जो है इनका ईडी और सीबीआई का डंडा चलता है। हुँ, बाकी तो कोई कहीं और वो चला नहीं पाते हैं। तो बिल्कुल। मुझे एक चीज़ आखिर में मुझे आपसे ये समझना था, फिर मैं आपको आराम करने दूँगा बिल्कुल, क्योंकि आप आराम करते-करते जो है बैठ के हमसे बात कर रहे हैं, तो मैं ज़्यादा तकलीफ़ें जी, दूँगा आपको। आखिर में एक बिल्कुल। बात मुझे ये समझनी है, अब ये जो हुँ, भी छापामारी हुई है और मुझे लगता है कि शायद ये इतनी जल्दी रुकेगी भी नहीं। इसका आने वाले चुनाव तो अभी थोड़ा वैसे नज़दीक है, लेकिन ऐसे देखा जाए तो थोड़ा दूर है। 25 में होगा आपके वहाँ चुनाव, है ना? हुँ, उससे पहले तो लोकसभा चुनाव होगा और फिर बिहार का तो चुनाव 25 में होगा। हुँ, तो अगर लोकसभा 13 महीना बाकी है, अगर ये देख लें, तो क्या हुँ। इस छापेमारी से क्या फ़र्क पड़ेगा लोगों की, वोटर की मानसिकता के ऊपर? बीजेपी को लेकर, आरजेडी को लेकर और जेडीयू को लेकर? देखिए, ऐसा है कि बीजेपी का अपना जो एक वोट बैंक है, वो तो उनका हुँ, इंटैक्ट हो रहेगा। लेकिन ठीक है। आरजेडी को इन छापों के ज़रिए आरजेडी और जेडीयू को कमज़ोर करने की के जो तरीके हैं, इसमें मैं आपको इतना ज़रूर कहना चाहूँगा अपने अनुभव के आधार पर मयूर भाई कि लालू जी। यादव का जो वोट बैंक है, हुँ, वो कहीं खिसकने वाला नहीं है। अच्छा। लालू यादव ने अपनी पार्टी को कुछ इस तरीके से तैयार किया है कि जो यादव और जो मुस्लिम वोट बैंक है, आप अच्छी तरह से जी, जानते हैं कि लालू यादव यादवों के नेता हैं और मुसलमान जो है वो लालू यादव के साथ आरंभ से ही है। और जो जी। मुसलमान वोट बैंक है उसको कहीं न कहीं इतना पता है कि लालू ही हमारे नेता है, सर्वमान्य नेता है और यादवों को भी ये बात पता है।
और अच्छी खासी तादाद है बिहार में यादवों की भी और मुसलमानों की। तो इनका जो मुस्लिम और यादव वोट बैंक जो माई समीकरण है, वो तो इंटैक्ट रहेगा। कहने का मतलब ये है कि जो विधानसभा में जितनी सीटें अभी इनके पास हैं, इतनी सीटें तो इनके पास कम से कम रहनी चाहिए, जो मेरा अनुमान है। और जहां तक रहा सवाल ईडी और सीबीआई के छापों का, तो जो ये इनका एमवाई समीकरण है, उस पर इन छापों का कोई असर तो मुझे नहीं लगता कि पड़ेगा। वजह यह है कि जो बिहार की ओवरऑल जो पूरी जनता है, वो भी ये बात तो समझ रही है, जब हम और आप समझ रहे हैं, हम और आप भी इंसान हैं। जब हम आप जो बात समझते हैं, वो बात तो इनके वोटर्स भी समझते हैं। चाहे वो बीजेपी के वोटर है या जेडीयू के वोटर है या आरजेडी के वोटर है, सीपीआई, सीपीएम है या जितनी भी अन्य पार्टियां, इनको भी ये पता है कि ये सब कुछ चुनाव से पहले क्यों हो रहा है। तो लालू यादव को कहीं भी इस बात का डर नहीं है कि आगामी विधानसभा चुनाव में क्या होगा, इस क्या आएंगे, इस बात का उनको थोड़ा भी भय नहीं है। लेकिन बात यह है कि जो सीबीआई या जो ईडी के जो छापे हैं, उसमें जो परिवार के लालू यादव के अलावा उनके परिवार के तमाम लोगों को जो उसमें शामिल किया जा रहा है, उसको लेकर कहीं ना कहीं लालू यादव तो परेशान है और अपनी बीमारी को लेकर भी परेशान है कि चूंकि अभी वो पूरी तरह से स्वस्थ भी नहीं। तो क्या तो इस जो बिहार, छापे का मतलब सिर्फ ये समझा जाए कि वो किसी भी तरह इनको उतना कॉर्नर कर देना चाहते हैं कि वो झुक कर जो है बीजेपी के शरण में चले जाए, ये मकसद हो सकता है, क्या हो सकता है? देखिए ऐसा है कि अगर नीतीश कुमार बीजेपी के साथ हो जाते हैं, तो उनको इतना घुटने पिलाने की भी जरूरत नहीं है कि आरजेडी को घुटने पिलाने की उनको कोई जरूरत नहीं। बात केवल इतना है कि उनको किसी भी हालत में आरजेडी की सरकार बीजेपी आरजेडी के साथ सरकार नहीं बनाएगी। लेकिन नीतीश कुमार के लिए द्वार अभी भी उन्होंने खोल रखे हैं, क्योंकि आप देखेंगे कि जिस स्तर पर नीतीश कुमार के खिलाफ जो बयानबाजी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से होनी चाहिए थी, उतनी नहीं है। तो किसी भी हाल में बीजेपी यही चाहती है कि आगामी विधानसभा चुनाव में आरजेडी और जेडीयू के गठबंधन की सरकार ना बने। इसकी पूरी कोशिश तो रहेगी उनकी। इसकी पूरी कोशिश रहेगी। चलिए, आपने वक्त निकाला दिनेश भाई, तबीयत थोड़ी नासाज होते हुए भी, और हमारे दर्शकों के लिए आपने जो जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप आराम करें और जल्दी से एकदम स्वस्थ हो जाएं, ऐसी कामना करते हैं आपके लिए। बहुत और धन्यवाद। बातचीत करते रहेंगे, बातचीत आपसे हमारी होती रहेगी और दर्शक आपकी जानकारी का लाभ हमारे जो है उठाते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच। बहुत 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 धन्यवाद। धन्यवाद। तो ये दिनेश आनंद जी थे। उन्होंने बड़ा एक अच्छी और सटीक बात कही कि नीतीश जी को छेड़ा नहीं जा रहा है, लालू जी को बुरी तरह से घेरा जा रहा है, पूरी तरह से घेरा जा रहा है। उसके पीछे उम्मीद शायद बीजेपी की यही है कि आने वाले 2024 का तो चलिए, लोकसभा शायद सब लोग अपने अपने दम पे लड़ेंगे, लेकिन उसके बाद तुरंत जो 25 का विधानसभा चुनाव होना है, तो वहां फिर से नीतीश जी के लिए दरवाजे खुले रखे जा सकते हैं। और इसीलिए जितना कॉर्नर किया जाए लालू यादव साहब को और उनके परिवार को, और जितना बदनाम अगर किया जा सकता है तो करने की कोशिश की जाए, ताकि गठबंधन में अगर फिर सरकार बननी हो, तो भले ही लालू जी की वोट बैंक सलामत रहे, लेकिन फिर से नीतीश जी के साथ सरकार बनाई जा सकती है। और दिनेश जी का ये भी कहना बड़ा एक इंटरेस्टिंग लगा कि बिहार में ये माना जाता है कि नीतीश जी अब तक लालू यादव के बचाव में, या इस जो पूरी ये जो छापेमारी की जो पूरी घटना हो रही है, उस पर उनके ओर से एक भी शब्द अब तक नहीं बोला गया है। तो उसके दो कारण हो सकते हैं। एक, उनका स्वभाव कि वो बहुत सोच समझ कर, टाइम लेकर रिएक्ट नहीं करते हैं, वो रिस्पॉन्ड करते हैं। और दूसरा कि हो सकता है कि शायद एक बार फिर जो है वो पलटी मार दें। तो क्या करेंगे आगे आने वाले दिनों में हम देखते रहेंगे, दिनेश जी के साथ हम जुड़ते रहेंगे और आप तक जो है बातें पहुंचाते रहेंगे। इससे पहले जिन लोगों को ये पता नहीं, जो हमारे मित्र हैं, दर्शक मित्र हमारे, इनको अगर पता नहीं कि ये लैंड फॉर जॉब्स क्या है, तो थोड़ा बता दें आपको। 2004 से लेके 2009 के बीच में, जब लालू यादव साहब यूपीए 1 में, जब वो रेल मंत्री, केंद्रीय रेल मंत्री हुआ करते थे, तो रेलवे में बहुत सारी भर्तियां हुई। कहा आरोप ये है कि उन भर्तियों में जब लालू जी ने जॉब्स दी लोगों को, तो उनके बदले में, अवज में, उन्होंने लोगों से जमीन ली है। और वो जमीन जो है वो नामी बेनामी रूप से ली है उन्होंने, और उस पर
अनुराग ठाकुर ने तो ये भी कह दिया है कि लालू जी का तो एक ही नारा है कि तुम मुझे जमीन दो, मैं तुम्हें नौकरी दूंगा। तो अब ये कुछ सिद्ध नहीं हुआ है, ये आरोप है और इस आरोप पर अब जांच होगी और अब इसमें आगे क्या होगा ये बताया जाएगा। लेकिन कुछ ये है कि उनके जो रिश्तेदार है, समधी है जितेंद्र यादव, उनके गाजियाबाद के घर पे भी छापा मार दिया गया है। आप सब जानते होंगे इस बारे में, है ना? और पटना, फुलवारी शरीफ, दिल्ली एनसीआर, रांची और मुंबई में भी जो है इनके अलग-अलग जो भी ठिकाने माने जाते हैं, उन पर भी रेड हुई है। बेटियां हैं रागिनी यादव, चंद्रा यादव, हेमा यादव और विधायक है अबू दोजाना और उनसे जुड़े जो भी परिसर हैं, उन पर ये सब कार्रवाई की गई है। तो अब देखते हैं कि नीतीश जी का रुख या उनका जो रवैया है, वो आने वाले दिनों में क्या लालू जी के और उनके परिवार के साथ जो हो रहा है, और सिर्फ वो परिवार नहीं है, तेजस्वी यादव उनकी सरकार में डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर भी हैं। तो उनकी खुद की सरकार पर भी एक तरह से आप देखा जाए तो ये आरोप अपने आप लग सकता है या लग जाएगा या लगा ही गया हो ऐसा समझना भी जायज़ रहेगा। तो क्या वो उसके बचाव में कुछ कहते हैं या चुप्पी साधे रहते हैं? और ये लड़ाई जो है, ये आगे कहाँ तक जाती है, ये हम और आप मिलकर जो है इसको देखेंगे, उस पर बात करते रहेंगे। और ये कार्यक्रम कैसा लगा इस पर आप कमेंट ज़रूर करें भाई साहब, बहनें हमारी। और अगर अच्छा लगता है तो इसको लाइक करें, इसको शेयर करें ताकि और भी लोग देख सकें, सब्सक्राइब करें और करवाएँ ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक पहुँच सकें। और बस यूँ ही जो है आप 4 पीएम न्यूज़ नेटवर्क, 4 पीएम गुजरात, दस्तक देखते रहिए, हमारे साथ जुड़े रहिए। आप सबका बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।